हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बिहार स्टेट 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आपका सिलेबस है सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन रेडी किए हैं, जो आपके एग्जाम में ये सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसलिए एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन जरूर चेकआउट करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप BPCTRE 4 स्टेट सेकंड पेज की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे अच्छे से कवर कर लेना। उसमें जितने भी मेजर टॉपिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो सारे यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज मैंने 3000 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर रेडी किया है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि सिर्फ 15 दिन के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करोगे जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनसीईआरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है बीपीएससी हो चाहे स्टेट, सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। टॉपिक वाइज थ्योरी मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि 15 दिन के अंदर आप थ्योरी को बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो आपका पेपर में भी अच्छा ना जाए, क्योंकि इतना आपके पास टाइम नहीं है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल रट्टा मार लेना, हर क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। और कंप्लीट नोट्स के अंदर आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे स्टेट का। कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा, इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, इतने कम समय में किस टॉपिक पे फोकस करोगे जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। हर एक चीज़ आपको डिटेल में गाइड किया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो पिछले क्लास में हमने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा, जाकर आप प्ले लिस्ट में चेकआउट जरूर करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज हम क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, संवेदना डैश की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है उत्तेजनाओं की व्याख्या करना, उत्तेजनाओं को पता लगाना, जानकारी को संग्रह करना, या ऑप्शन नंबर डी जानकारी प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। संवेदना पर्यावरण से उत्तेजनाओं को पता लगाने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, किसी उत्तेजना को पता लगाने के लिए आवश्यक न्यूनतम तीव्रता को डैश कहते हैं। क्वेश्चन 27 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संवेदी जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान या स्मृति। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि कोई भी आप डायरेक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन या आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब आप सेंसरी को इन्फॉर्म करते हो, उसमें जो आपका परसेप्शन होता है वो डायरेक्ट आपके संगठन को व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, गेस्टाल्ट का जो निकटता सिद्धांत है वो क्या सुझाव देता है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको शो हो रहा होगा, तो दोनों ऑप्शन को अच्छे से रीड कीजिए इंग्लिश और हिंदी में, और बताइए कि जो प्रोक्सिमिटी ऑफ सजेस्ट होता है गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल में, उसका अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। निकटता सिद्धांत ये कहता है कि जो पास की वस्तुएं होती हैं उस समूह के रूप में देखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, गहराई प्रत्यक्षीकरण मुख्य रूप से डैश से संबंधित है।
क्वेश्चन 30 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 31, संबंध द्वारा सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन फिर भी आप इसमें गलती आंसर टेक आउट करोगे क्योंकि बहुत लोग आंसर ए आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको संबंध द्वारा, ठीक है, तो संबंध द्वारा सीखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अनुबंधन कहलाती है। याद रखिएगा, आपका निरीक्षणात्मक वहाँ होता है जब आप किसी का अनुकरण कहते हो, किसी को देखकर सीखते हो, ठीक है। इनसाइड लर्निंग, लैटेंट लर्निंग आपका ऑप्शन में राइट आंसर होगा नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन में बिना शर्त उत्तेजना यूसीएस डैश उत्पन्न करती है। ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा गलती करते हो। क्वेश्चन 32 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बहुत बार यूसीएस का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, तो याद रखिएगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है, जो कि आपके इयान पावलोव है, उनके स्वाभाविक रूप से बिना शर्त प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सनादि अनुबंधन से सुदृढ़ीकरण क्या होता है। व्यवहार को कम करता है, व्यवहार को बढ़ाता है, या व्यवहार को समाप्त करता है, या व्यवहार को प्रभावित नहीं करता। तो मैंने कई बार आपको बताया भी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिफोर्समेंट दो तरह के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है रिफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो याद रखिएगा, जो आपका पॉजिटिव रिफोर्समेंट होता है वो आपकी इंक्रीज बिहेवियर करता है, जो आपका शुद्धिकरण होता है, जो रिफोर्समेंट होता है उस व्यवहार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सनादि अनुबंधन में दंड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। व्यवहार बढ़ाने के लिए, व्यवहार को कम करने के लिए, व्यवहार बनाए रखने के लिए, या नया व्यवहार बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन में आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा है पुनिशमेंट। पुनिशमेंट एक आपका नेगेटिव रिफोर्समेंट का काम करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डिक्रीज बिहेवियर। अगला क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। द कंसेप्ट ऑफ इनसाइड लर्निंग वाज गिवन बाय। पहला ऑप्शन कोलर, पावलोव, स्किनर, या एल्बर्ट बंडूरा। ये भी सवाल स्टेट में कई बार पूछा भी गया इनसाइट थ्योरी को लेकर। तो याद रखिएगा, इनसाइट लर्निंग जब भी क्वेश्चन में पूछे तो आपका कॉलर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। चिंपैंजी जो होता है जिसका नाम सुल्तान था, जो कॉलर ने अपने इनसाइट लर्निंग के अंदर प्रयोग किया था। तो हो सकता है नाम भी पूछ ले, तो नाम याद रखिएगा, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना है कि उपयोग की कमी के कारण भूलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन डीके, इंटरफेरेंस, डिफर्जन, या एमनेसिया। कोई भी चीज़ जब आप यूज नहीं करते हो, वो चीज़ आपके उपयोग ना होने से जो भी आपका कारण स्मृति होता है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। मान लो आपका दिमाग है, अगर उसका यूज़ नहीं करोगे तो उसमें आपका दिमाग का जो आईक्यू होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। कोई भी चीज़ आपके घर में रखी हो, अगर आप उसका डेली यूज़ नहीं करते हो तो वो मुरझाने लगता है, वो खराब होने लगता है। सेम वैसे ही है, कोई भी चीज़ जब आप कमी करते हो तो आपका माइंड जो होता है वो भूलने की प्रक्रिया कहने लगता है, जब आप दिमाग को एक्टिव नहीं रखते। उसे कहते हैं डीके। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, अल्पकालिक स्मृति की भंडारण क्षमता डैश होती है। ऑप्शन को रीड कीजिए, बताइए क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 वीडियो मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिसमें मैंने टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चन
काफ़ी डिटेल में किया हुआ है। अगर वो सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, कोई भी क्वेश्चन आपकी मेमोरी से बनता है, तो आप आसानी से आंसर को बना पाओगे। तो उस वीडियो को जाकर आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सर्च भी मारोगे तो भी आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दीर्घकालिक स्मृति से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी को किसी से इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करते हो, उसको जानकारी को प्राप्त करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं, या भंडारण कहते हैं, या पुनः प्राप्ति कहते हैं, या भूलना कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं पुनः प्राप्ति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, पक्षगामी हस्तक्षेप शब्द को डैश को संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 39, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस रेफर किसे करता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू लर्निंग इंटरफेयरिंग विथ ओल्ड लर्निंग। होता क्या है, जब आपके पुराने जो अधिगम होते हैं, उसको नए अधिगम पुराने को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृति में चंकिंग शब्द किसे संदर्भित करता है? बहुत बार आपने चंकिंग वर्ड सुने होंगे, जो काफ़ी आसान है। आपने बचपन टाइम में या फिर अभी भी आप चंकिंग करते हो कोई ना कोई चीज़ में, तो आप बताओ चंकिंग का मतलब क्या होता है? मेमोरी के टर्म में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब कभी आप किसी जानकारी को छोटे छोटे इकाई में तोड़ते हो, उसे कहते हैं चंकिंग। जैसे कि मान लो, बहुत सारे आपने कॉलेज टाइम स्कूल टाइम में कोई किसी का डेफिनेशन आपको याद नहीं होता है, तो उसे छोटे छोटे टर्म में आप उसे इकाई में तोड़ कर उसे याद कर लेते हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं चंकिंग करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को मुख्य रूप से डैश द्वारा मापा जाता है, उसे आप कैसे मेजर करते हो बुद्धि को, ये बताना है। पहला ऑप्शन है भावनात्मक भागफल, बुद्धि लब्धि, सामाजिक भागफल, या रचनात्मक भागफल। क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें किसी का भी गलती होना नहीं चाहिए। जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईक्यू बोलते हो, आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि लब्धि। पहला बुद्धि परीक्षण डैश द्वारा विकसित किया गया था? तो मैंने कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि आपका फर्स्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट था किसके द्वारा डेवलप किया गया था, मैंने उसका नाम भी मेंशन किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो अल्फ्रेड बी ने होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड बी ने। क्वेश्चन नंबर 43, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं? मैंने हर टाइम आपको मेंशन किया कि बहुबुद्धि जो होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, इससे आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे 2023 का पेपर हो चाहे 2024 का। तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपको 3 से 4 क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो हावर्ड गार्डनर दिया था। हावर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। हावर्ड गार्डनर ने कितने बुद्धि के सिद्धांत बताए? तो टोटल 9 बताए। हावर्ड गार्डनर ने किस पे अपना प्रयोग किया था? तो बेबी डॉल पे किया था। तो ये 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो उनका 9 बुद्धि का सिद्धांत है, उससे रिलेटेड आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे टॉप 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन सेट कराया हुआ है। फिर से मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि इसे बहुत जल्द गार्डनर से टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, और उससे जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका एक बहुत जल्द आपको टॉपिक मैं यूट्यूब पे डालूंगा, जिससे आप जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे कवर करने वाला हूँ एग्जाम से पहले। तो क्वेश्चन 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए, वो सारे क्वेश्चन आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 44, भावनात्मक बुद्धि की अवधारणा को डैश ने लोकप्रिय बनाया? जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो किसके द्वारा, जो कंसेप्ट था, किसके द्वारा इसे पॉपुलर किया गया, आपको ये बताना है।
डेनियल गोल्डमैन, हावर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या अल्फ्रेड बिनेट। तो क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। डेनियल गोल्डमैन, ठीक है, नाम इसका याद रखिएगा, डेनियल गोल्डमैन, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को काफी पॉपुलर किया। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक अक्सर डैश से संबंधित होती है। क्रिएटिविटी जो होती है किसके साथ संबंधित है, आपको ये बताना है। अपसारी, अविसारी, लॉजिकल या आपका मेमोरी रिकॉल। देखो, मैंने इसका कंसेप्ट कई बार आपको क्लियर किया है। जो क्रिएटिविटी होता है एक तरह का आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो हर किसी का आंसर एक हो सकता है कि नरेंद्र मोदी हैं, जिससे हम डाइवर्जेंट थिंक, इसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में आपका क्या सोच है, तो हो सकता है कि 20 इंसान का अलग अलग उनके प्रति थिंकिंग हो सकती है। किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे हैं, किसी के लिए कुछ भी हो सकते हैं। उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे आप क्रिएट करते हो, अपना थिंकिंग खुद क्रिएट कर रहे हो, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन को क्या कहते हैं, मतलब उसे किसी और नाम से क्या बोल सकते हैं, तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रेरणा को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन 46 का राइट आंसर बताइए कि मोटिवेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन को रीड कीजिए, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा जो बेटर ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 47, प्रेरणा का ड्राइव कमी सिद्धांत डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का किसके द्वारा इसे प्रपोज किया गया था, आपको ये बताना है। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। पहला ऑप्शन है कॉलर हॉल, एब्राहम मैस्लो, सिमन फ्राइड या कॉल रोजर्स। तो एक बात याद रखना, जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है इसे एक फिजिकल नीड के नाम से भी जानते हैं, जो मतलब उसके फिजिकल नीड पे भी आधारित होता है आपका ड्राइव कमी सिद्धांत, जो कि हॉल ने दिया था। इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, याक डर्टसन नियम डैश के बीच संबंध को समझाता है। उत्तेजना और प्रदर्शन, प्रेरणा और अधिगम, भावना और स्मृति या तनाव और बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भय की भावना मुख्य रूप से मस्तिष्क के किस हिस्से में संबंधित है। एमिगडाला, हिप्पोकैम्प, सेरिबेलम या फ्रंटल लोब। मैंने कई बार आपको बताया, जो आपका डर होता है, जो आपका खुशी होता है, जो आपका प्यार होता है, ये सब कुछ आपका एक इमोशन है। वो ब्रेन के किस पार्ट से रिलेटेड होता है, आपको ये बताना है। मैंने मल्टीपल टाइम बताया होगा, और ये सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आपको याद हो जाना चाहिए अगर आप मेरा वीडियो पहले से देखते आ रहे हो। जो आपका एमिगडाला होता है, ये आपके इमोशन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, जेम्स लैंग भावना सिद्धांत क्या सुझाव देता है। ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ में अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसे ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराया जाए आपके एग्जाम तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सपोर्ट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 50 का बहुत का आंसर बी आ रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजिकल चेंजेस कॉज इमोशन। जेम्स लैंग सिद्धांत ये कहता है कि जो भी आपका फिजिकल परिवर्तन होता है उसकी भावनाओं को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आज हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल 100 क्वेश्चन का मैंने सेट बनाया हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न। मेरा कोशिश ये रहा कि जो क्वेश्चन कराया जाए आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ आपको 500 में जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आप 15 दिन के अंदर पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा।
कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। देखो किताब पढ़ लेना, चाहे कुछ भी देख लेना, एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं करता अगर आपको प्रॉपर गाइड ना मिले, कोई फ़ायदा नहीं है आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने का, क्योंकि कम टाइम में पेपर क्वालीफाई करने के लिए आपको गाइडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे कम समय में आप पेपर निकाल सकते हो। ये सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा सिर्फ 500 में कंप्लीट नोट्स के साथ। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।